आपको पता है कि आप अपनी लाइफ के कितने बड़े एक्टर हैं, कि आपका बिहेवियर स्कूल में स्कूल फ्रेंड्स और टीचर्स के साथ अलग होता है, फैमिली में फैमिली मेंबर्स और रिलेटिव्स के साथ अलग होता है, वहीं पे अगर कल आपका इंटरव्यू रख दिया जाए तो वहां पे आपका बिहेवियर बिल्कुल अलग होगा। एरविन गॉफमैन ने इन सारे बिहेवियर को अपने ड्रामाटर्जिकल पर्सपेक्टिव से समझाया है। एरविन गॉफमैन एक कैनेडियन थिंकर हैं। एरविन गॉफमैन बोलते हैं कि हमारी जो लाइफ है वो एक थिएटर की तरह है जिसमें अलग अलग स्टेजेस होते हैं। वो स्टेजेस अलग अलग सिचुएशंस होती हैं, अलग सिचुएशन में हम लोग अलग अलग बिहेव करते हैं। ठीक है, उन्होंने इसको सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म पर्सपेक्टिव से समझा है। जब हम अपने डे टू डे इंटरेक्शंस को समझते हैं कि हम लोगों के साथ कैसा बिहेव करते हैं, कैसे इंटरेक्ट करते हैं, सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म इसी सब को पढ़ता है। अप्रोच सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म है और हमारा इस पूरे लेक्चर में फोकस रहेगा कि जब हम लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो हम कैसे इंटरेक्ट करते हैं, कौन से फॉर्म्स यूज करते हैं, लोगों के सामने हमारा इंटरेक्शन कैसे होता है, लोगों से जब हम इंटरेक्ट नहीं करते तो हमारा बिहेवियर कैसा होता है। और उन्होंने इस सब को समझने के लिए ड्रामेटर्जिकल एनालिसिस का यूज किया है, जिसमें वो बताते हैं कि हमारी लाइफ क्या है, एक थिएटर है जिसमें हम एक्टर हैं और हम अलग अलग स्टेजेस पे अलग अलग बिहेव करते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहला जो उनका कॉन्सेप्ट है, हम यहाँ पे उनके अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को समझने वाले हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है उनका टोटल इंस्टीट्यूशंस का। टोटल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं? देखो टोटल इंस्टीट्यूशंस को समझने के लिए या तो आप प्रिजन का एग्जांपल अपने माइंड में डालो, या जो असाइलम होते हैं जिनको हम मेंटल हॉस्पिटल्स बोलते हैं। टोटल इंस्टीट्यूशंस ऐसे प्लेसेस होते हैं जो आइसोलेटेड प्लेस होते हैं। वहां पे लोग अपने फैमिली मेंबर से, अपने फ्रेंड से कट ऑफ होके रहते हैं। फॉर एग्जांपल प्रिजन में जो कैदी होते हैं वो अपने फ्रेंड्स से अलग रहते हैं, अपनी फैमिली से अलग रहते हैं और वो 24 घंटे निगरानी में रहते हैं, 24 सर्वेलेंस में रहते हैं। एक अथॉरिटी होती है ऊपर जो 24 घंटे उनके ऊपर निगाह रखती है, उनको कहते हैं हम टोटल इंस्टीट्यूशन। तो टोटल इंस्टीट्यूशंस आर आइसोलेटेड प्लेसेस। ठीक है, टोटल इंस्टीट्यूशंस को समझने के लिए एरविन गॉफमैन ने असाइलम का एग्जाम्पल लिया है। एरविन गॉफमैन ने असाइलम बुक भी लिखी है। एरविन गॉफमैन की वाइफ असाइलम में एडमिट थी, यानी मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट थी। जब वो एडमिट थी तो एरविन गॉफमैन जब उनसे मिलने जाते थे तो उनका इंटरेक्शन अलग अलग मरीज लोगों से होता था। तो जब उनका इंटरेक्शन अलग अलग लोगों से होता था तो इसको हम कहेंगे पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, यानी जो उन्होंने असाइलम में स्टडी की है वहां पे वो भी एक पार्टिसिपेंट थे। उन्होंने ये बताया कि कैसे इन टोटल इंस्टीट्यूशंस में हमारा रीसोशलाइजेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल एक कैदी है, वो जेल में है। जब वो जेल जाता है उसकी यूनिफॉर्म चेंज कर दी जाती है, उसके रहने का तरीका चेंज कर दिया जाता है। ठीक है, उसकी जो पुरानी सेल्फ है उसको हटा के नई सेल्फ को लिया जाता है। ठीक है, उसका सोशलाइजेशन अलग तरीके से किया जाता है। ठीक है, इन विच प्रिजनर्स एंड पेशेंट्स आर गिवन न्यू आइडेंटिटी अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ द इंस्टीट्यूशंस। इंस्टीट्यूशंस के अकॉर्डिंग उनको नई आइडेंटिटी देने की कोशिश की जाती है और इस रीसोशलाइजेशन से उस पर्सन का सेल्फ मोडिफाई हो जाता है। हिंदी में देखेंगे हम एक बारी कि जिसमें व्यक्ति की पुरानी पहचान तोड़ दी जाती है। एक क्रिमिनल जब जेल में आता है या एक जो मेंटली डिस्टर्ब पर्सन असाइलम में आता है, वहां पे उनको बताया जाता है कि जिस लाइफ में आप रह रहे थे अब वो लाइफ आपकी वो नहीं है, आपकी लाइफ को पूरी तरह से तोड़ मोड़ के चेंज किया जाएगा और आपको एक नई आइडेंटिटी दी जाएगी। ठीक है, अब देखो ड्रामाटर्जी क्या होती है। ड्रामाटर्जी यही होती है कि हम कैसे अलग अलग जगह अलग अलग इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, और 6 एलिमेंट्स ऑफ ड्रामाटर्जी बताते हैं कि जब हम लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं हम लोगों को क्या बताते हैं, क्या नहीं बताते, हम कौन सी चीज़ों को अपने माइंड में रखते हैं। फर्स्ट एलिमेंट उन्होंने बताया परफॉर्मेंस, कि जब हम लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं इट्स मोर और लेस लाइक अ परफॉर्मेंस। अगर मैं आज आपको पढ़ा रही हूँ तो ये मेरी एक परफॉर्मेंस है।
अगर टीचर ने आपसे कोई डाउट पूछा तो वो आपकी परफॉर्मेंस है। अगर डॉक्टर पेशेंट का इलाज कर रहा है तो डॉक्टर क्या कर रहा है, अपनी परफॉर्मेंस दे रहा है। वहीं पे लॉयर केस लड़ रहा है तो लॉयर परफॉर्मेंस दे रहा है। तो जो भी व्यक्ति इंटरेक्ट कर रहा है वो अपनी परफॉर्मेंस दे रहा है। नेक्स्ट इज टीम। जब भी लोग परफॉर्मेंस करते हैं तो हमेशा उनके साथ एक टीम होती है। फॉर एग्जाम्पल, आज मैं यूट्यूब पे आपका लेक्चर ले रही हूँ, मेरे साथ पूरी टीम है जो सारी चीज़ों को मैनेज करती है। नेक्स्ट इज रीजन एंड रीजन बिहेवियर। अलग अलग जगह पे परफॉर्मेंस चेंज हो जाती है। मेरी परफॉर्मेंस आपके सामने कुछ अलग है, घर वालों के सामने कुछ अलग होगी, फ्रेंड्स के सामने कुछ अलग होगी, ठीक है। रीजन जैसे ही रीजन चेंज होता है, जगह चेंज होती है, मेरी परफॉर्मेंस चेंज हो जाती है। नेक्स्ट इज एक्सप्रेसिव कंट्रोल। जब भी हम लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो हमारे एक्सप्रेशंस होते हैं और उनको हम कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट करके रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं बहुत ज़्यादा, मान लो मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हूँ, मैं बहुत टेंस्ड हूँ, बट मैं लेक्चर में यहाँ पे मेरे जो एक्सप्रेशंस होंगे मैं उनको कंट्रोल में करके रखूँगी। मैं आपको नहीं दिखाऊंगी कि मैं स्ट्रेस्ड हूँ, क्योंकि अभी मेरी क्या चल रही है, परफॉर्मेंस चल रही है, और यही ड्रामाटर्जी का एक एलिमेंट है। नेक्स्ट इज इम्प्रेशन मैनेजमेंट। इम्प्रेशन मैनेजमेंट बताता है कि कैसे हम ऐसी परफॉर्मेंस देते हैं कि जो हमारी परफॉर्मेंस देख रहा है वो उससे इम्प्रेस हो जाए। वी ऑलवेज ट्राई टू डू आवर बेस्ट। जैसे जब डॉक्टर इलाज करता है पेशेंट का तो वो क्या सोच के इलाज करता है कि मैं इसका बेस्ट से बेस्ट इलाज करूं और इसका इम्प्रेशन मेरे ऊपर बहुत अच्छा पड़े। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन ऑफ कैरेक्टर। हम इंटरेक्ट करते टाइम कम्युनिकेट करते हैं और हम बहुत अलग अलग तरह से कम्युनिकेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, जब मैं आपसे कम्युनिकेट कर रही हूँ मेरे हाथों के जेस्चर्स चेंज हो रहे हैं, ठीक है। और कुछ होता है जो लोग कम्युनिकेट करते हैं हैंडशेक करके कम्युनिकेट करते हैं, कोई निकनेम लेके कम्युनिकेट कर रहा है। अलग अलग तरीके से हम लोग अलग अलग कम्युनिकेट करते हैं। ये जो मैंने आपको पढ़ा है ये MCQ, MSQ इसी टाइप में इसके क्वेश्चंस आते हैं और डायरेक्ट वो, इसके अंदर आपको बहुत ज्यादा नहीं जाना है, ये डायरेक्ट आपको कीवर्ड्स पूछता है बस एग्जाम में। नेक्स्ट है, अब हमने एलिमेंट्स देख लिए कि हम परफॉर्मेंस करते हैं तो हम क्या क्या चीजों को ध्यान में रखते हैं। नेक्स्ट है कि हम जब परफॉर्मेंस करते हैं तो कुछ परफॉर्मेंस ऐसी होती है जो ऑडियंस के सामने कर रहे हैं, कुछ परफॉर्मेंस होती है कि अब ऑडियंस घर पे चली गई है, एक्टर भी घर पे चला गया है कि एक्टर अब अपने घर में करेगा। और कुछ परफॉर्मेंस ऐसी होती हैं जो एक्टर ना अपने घर पे कर रहा है ना ऑडियंस के सामने कर रहा है, वो अकेले में करता है। सबसे पहला है बैक स्टेज। देखो मैंने बताया था आपको कि हमारी लाइफ क्या है, हमारी लाइफ एक थिएटर है जिसमें हम अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग बिहेव करते हैं। उन्हीं सिचुएशन को हम स्टेज कहते हैं। तो स्टेज क्या है, स्टेज एक सिचुएशन है। पहली है बैक स्टेज। बैक स्टेज है जब एक्टर बैक स्टेज पर्दे के पीछे परफॉर्म करता है, ठीक है। जब एक्टर अपने घर पे चला जाता है, ऑडियंस उसके सामने नहीं होती है। नेक्स्ट है फ्रंट स्टेज। फ्रंट स्टेज है जब एक्टर ऑडियंस के सामने परफॉर्म कर रहा है। मेरे लिए जो अभी मैं परफॉर्म कर रही हूँ वो एक फ्रंट स्टेज है। जब ये कैमरा बंद हो जाएगा, क्लास बंद हो जाएगी, तो मेरे लिए क्या होगा, वो बैक स्टेज होगा। बट जब मैं परफॉर्म कर ही नहीं रही हूँ, आउट स्टेज और ऑफ स्टेज भी बोलते हैं इसको, जब मैं परफॉर्म कर ही नहीं रही हूँ, बिल्कुल भी मैं अकेली बैठी हुई हूँ, मेरी कोई भी परफॉर्मेंस नहीं हो रही है, उसको बोलते हैं हम ऑफ स्टेज। तो बैक स्टेज, फ्रंट स्टेज, ऑफ स्टेज। फ्रंट स्टेज के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, सेटिंग फ्रंट, पर्सनल फ्रंट। देखो यहाँ पे आपको एक डॉक्टर का एग्जाम्पल याद रखना है, डॉक्टर साहब का एग्जाम्पल आपको याद रखना है, ठीक है। सेटिंग फ्रंट, एक डॉक्टर है, वो अभी फ्रंट स्टेज पे है, वो हॉस्पिटल में परफॉर्म कर रहा है। परफॉर्म कहाँ पे कर रहा है, वो हॉस्पिटल। जिस जगह पे वो परफॉर्म कर रहा है उसको हम कहते हैं सेटिंग फ्रंट, ठीक है। डॉक्टर हॉस्पिटल में परफॉर्म कर रहा है तो उसको हम कहेंगे सेटिंग फ्रंट। किन किन चीजों का यूज करके वो परफॉर्म कर रहा है, उसके पास स्टेथोस्कोप हो सकते हैं, ठीक है, उसके पास कुछ मेडिसिन हो सकती हैं, इंजेक्शंस हो सकते हैं, ठीक है, सर्जिकल मशीन्स हो सकती हैं, बहुत सारे टूल्स से वो पेशेंट को ट्रीट कर रहा है, तो वो हो गया पर्सनल फ्रंट। तो फ्रंट स्टेज के दो पार्ट होते हैं, सेटिंग फ्रंट एंड पर्सनल फ्रंट। सेटिंग फ्रंट वो जगह है जहां पे वो एक्टर परफॉर्म कर रहा है, जहां पे डॉक्टर इलाज कर रहा है, हॉस्पिटल उसका सेटिंग स्टेज है।
जिन चीजों का इस्तेमाल करके, जिन टूल्स का इस्तेमाल करके वो परफॉर्म कर रहा है, वो हमारे लिए पर्सनल फ्रंट है। अब पर्सनल फ्रंट भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज अपीयरेंस, सेकंड इज मैनर। देखो हर किसी की अपीयरेंस अलग होती है। डॉक्टर व्हाइट कोट पहनता है, वहीं पे अगर बात करें लॉयर की तो ब्लैक कोट पहनता है। एक आईपीएस ऑफिसर, पुलिस वालों की ड्रेस अलग होती है, ट्रैफिक पुलिस की ड्रेस अलग होती है। हर कोई अलग अलग उसका सबका अपीयरेंस होता है, ठीक है। तो हम जो हमारी अपीयरेंस होती है, जो हम पहन रहे हैं, वो है हमारा पर्सनल फ्रंट का फर्स्ट पार्ट। एंड मैनर यानी हम क्या रोल कर रहे हैं, अपना रोल कैसे कैसे प्ले कर रहे हैं, वो है हमारा मैनर। तो इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फ्रंट स्टेज, बैक स्टेज, ऑफ स्टेज। फ्रंट स्टेज के दो पार्ट हैं, सेटिंग फ्रंट एंड पर्सनल फ्रंट। सेटिंग फ्रंट यानी ऐसी जगह जहां पे वो परफॉर्म कर रहा है और कौन से टूल्स का वो यूज कर रहा है, वो है पर्सनल फ्रंट। पर्सनल फ्रंट के भी दो पार्ट हैं, अपीयरेंस एंड मैनर। अपीयरेंस यानी वो कैसा दिख रहा है, और मैनर यानी वो कौन सा रोल प्ले कर रहा है, कैसा रोल प्ले कर रहा है। देखो अब हम पढ़ेंगे सोशल इंटरेक्शन की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती हैं, कि जब भी हम लोगों से इंटरेक्ट करते हैं तो क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं। पहला है सिचुएशनल प्रोप्राइटरी, ठीक है। हमें पता होना चाहिए कि कौन सी सिचुएशन पे हमें कैसा परफॉर्म करना है। ऐसा नहीं है कि किसी की डेथ हो गई है और आप हंसे जा रहे हो, वो एक सेंसिबल इंटरेक्शन नहीं है आपका। कोई इंसान परेशान है और आप उसको डांट रहे हो, ये भी आपका सेंसिबल परफॉर्मेंस नहीं है, ठीक है। इंटरेक्शन आपको ऐसा करना है कि जो सिचुएशन पे बेस्ड हो। कोई इंसान परेशान है तो आपको उसे सिंपैथी देनी है, कोई इंसान दुखी है तो आपको उसे समझाना है, कोई इंसान खुश है तो खुश होना है, ऐसा नहीं है कि आप रोने लग गए, ठीक है। इन्वॉल्वमेंट, मैं आपसे बात कर रही हूं और आप साइड में इंस्टाग्राम चल रहा है, फेसबुक चल रहा है, नोट्स नहीं बन रहे हैं, सोया जा रहा है, आपकी इन्वॉल्वमेंट मेरे प्रति नहीं है, तो हम दोनों का इंटरेक्शन यहाँ पे खराब हो जाएगा। इंटरेक्शन जब होता है तो उसमें रिक्वायरमेंट होती है कि जो दो लोग इंटरेक्ट कर रहे हो, दोनों का इन्वॉल्वमेंट 100% हो। नेक्स्ट है सिविल इन अटेंशन। एक एग्जांपल लेते हैं। जब आप मेट्रो से या ट्रेन से या बस से कहीं जा रहे हैं और एक स्ट्रेंजर से आपकी मुलाकात होती है और उससे आपका बस आई कांटेक्ट होता है, कि आप उससे ऐसा है कि आप उसको घर ले जाएंगे अपने, नहीं, उससे हम एक दूरी बना के रखेंगे, सिर्फ आई कांटेक्ट करेंगे, सिर्फ इतना ही इंटरेक्शन होता है। इसको हम कहते हैं सिविल इन अटेंशन, कि हम दूसरे को एक्नॉलेज तो कर रहे हैं लेकिन हम उसे बहुत ज्यादा बात भी नहीं कर रहे हैं, इंटरेक्ट भी नहीं कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं हमारा इंटरेक्ट आई, जो हमने उसे आई कांटेक्ट किया है, उससे हुआ है। नेक्स्ट है एक्सेसिबिलिटी, इसको बोलते हैं रीच। कि जिस इंसान से आप इंटरेक्ट करना चाह रहे हैं, आप कितना उस तक पहुंच पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलती हूँ कि प्लीज कमेंट डाउन, कमेंट कीजिए अगर आपको कोई भी डाउट है, और मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई नहीं कर रही हूँ, या मैंने कोई टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया हुआ है, मैं उसका रिप्लाई नहीं कर रही हूँ, मतलब आप लोग मुझ तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, और इससे हमारा जो इंटरेक्शन है वो इन्फ्लुएंस होगा, हमारा इंटरेक्शन खराब हो जाएगा, ठीक है। तो कैसी सिचुएशन पे कौन सा हमको बिहेव करना है, इन्वॉल्वमेंट 100% हो रहा है नहीं हो रहा, दोनों पार्टीज का जो इंटरेक्शन कर रही है। सिविल इन अटेंशन की कभी कभी हम पूरी तरह से इन्वॉल्व ना होके भी इंटरेक्ट कर लेते हैं लोगों से। और एक्सेसिबिलिटी, कि जिससे हम इंटरेक्ट कर रहे हैं क्या हम उस तक पहुंच पा रहे हैं, क्या हम उसे अप्रोच कर पा रहे हैं। स्थिति अनुसार उपयुक्तता, वही कि सिचुएशन के हिसाब से आप लोग एक्ट करो, ठीक है। सक्रिय भागीदारी, आपकी भागीदारी सक्रिय होनी चाहिए, एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए आपका इंटरेक्शन में। सभ्य उपेक्षा, यानी दूसरों को हम एक्नॉलेज कर रहे हैं, दूसरों को पता चल गया है कि हमने उनके साथ इंटरेक्शन किया है, और सामने वाले को भी पता चल गया है कि उसने मेरे साथ इंटरेक्शन किया है, बट हमने कोई उसको डिस्टर्ब नहीं किया। नेक्स्ट है सुलभता, कि कितनी इजीली आप मुझ तक रीच कर पा रहे हैं मुझसे बात करने के लिए। ये है सामाजिक बातचीत की मूल आवश्यकता है, ये आपको अपनी लाइफ में भी ध्यान रखनी है। देखो कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो मिसलेनियस कॉन्सेप्ट जो एरविन गॉफमैन ने दिए हैं, और एग्जाम में डायरेक्टली एमसीक्यू के फॉर्म में पूछ लिया जाता है कि मान लो डिस्क्रिपेंट रोल, तो डिस्क्रिपेंट रोल एसोसिएटेड विद विच थिंकर, तो ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ सिमिलर थिंकर के नाम दे दिए जाते हैं और आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो मिसलेनियस कॉन्सेप्ट हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं आपके यूजीसी नेट एग्जाम के लिए। डिस्क्रिपेंट रोल्स क्या होते हैं, देखो डिस्क्रिपेंट रोल्स होते हैं हमारे हिडन रोल्स, ठीक है।
ऐसे रोल्स जो सामने वाले को नहीं बताए जाते। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपके सामने परफॉर्म कर रही हूँ, इंटरेक्ट कर रही हूँ, तो मेरे कुछ रोल ऐसे हैं या कुछ सीक्रेट्स ऐसे हैं जो आपको पता नहीं है। इन्हीं सीक्रेट्स को एरविन गॉफमैन ने 5 पार्ट्स में बांटा है। सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो ये सीक्रेट्स हैं, इनकी जो इनकी जो सीवियरिटी है वो कम हो रही है। ये सबसे सीवियर सीक्रेट है, ये उससे कम, ये उससे कम और ये सबसे कम। ठीक है, मतलब ये वाला सीक्रेट, अगर हम यहाँ पे टीम का एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है, आप क्रिकेट टीम का एग्जांपल ले सकते हैं, फुटबॉल टीम का एग्जांपल ले सकते हैं। आप अपने माइंड में इमेजिन करना जो मैं आपको समझा रही हूँ। डार्क सीक्रेट्स, डार्क सीक्रेट वो सीक्रेट है अगर मेरे बारे में या मेरी टीम के बारे में पता चल जाएगा लोगों को, तो हमारी इमेज पे असर होगा। ठीक है, कुछ ऐसे सीक्रेट्स जो जिनके साथ मैं इंटरेक्ट कर रही हूँ मैं उनको ना बताना चाहूँ। इसके ऑपोजिट में जो सीक्रेट्स होते हैं वो होते हैं फ्री। कुछ ऐसे सीक्रेट्स जो नॉर्मली होते हैं, जो अगर आपको पता भी चल जाए तो उतना फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले डार्क सीक्रेट्स, जिनको हम अंधेरे रहस्य कहते हैं, कि जिनको अंधेरे में रखा जाए तो ही अच्छा है। नेक्स्ट है स्ट्रैटेजिक सीक्रेट्स। स्ट्रैटेजिक का मतलब क्या है? स्ट्रैटेजी हमने बनाई है। आपने देखा है, ऑब्वियसली आपने देखा ही होगा, जब दो टीम के बीच में मैच होता है तो बीच में, मैच के बीच में दोनों टीमें आपस में ऐसे गोल घेरा बना के स्ट्रैटेजी बना रही होती हैं। वो उनके स्ट्रैटेजिक सीक्रेट होते हैं कि वो सीक्रेट्स दूसरी टीम को पता नहीं लगने चाहिए, क्योंकि वही सीक्रेट्स उनको उनके गोल तक पहुंचाने में हेल्प करेंगे। तो ये सीक्रेट्स होते हैं जो किसी टीम को उसके गोल को अचीव करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है एनट्रस्टेड सीक्रेट। एनट्रस्टेड सीक्रेट टीम के मेंबर्स के सीक्रेट होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप एक क्रिकेट टीम में हैं, क्रिकेट टीम में अलग अलग लोग हैं, तो किसी को किसी का सीक्रेट पता है, किसी को किसी का सीक्रेट पता है। ये ट्रस्ट के बेसिस पे बनाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इनसाइड सीक्रेट्स। इनसाइड सीक्रेट जो पूरी टीम के सीक्रेट होते हैं, वो अगर हम दूसरी टीम को पता चला तो वो उन सीक्रेट्स का यूज करके हमारी टीम पे अटैक कर सकती है। नेक्स्ट है फ्री सीक्रेट्स। फ्री सीक्रेट्स पता भी लग जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है। अभी तक क्वेश्चन नहीं बना है क्रोनोलॉजी वाला कि सीवियर से लेके आपको बताने हैं लेस सीवियर, बट क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चंस का क्रेज हमारे एग्जाम में बहुत बढ़ता जा रहा है, तो ये बन सकता है। सबसे पहले अंधेरे रहस्य जो सबसे ज्यादा सीवियर होते हैं, फिर रणनीतिक, फिर विश्वास, फिर भीतरी, फिर मुक्त रहस्य। नेक्स्ट है स्टिग्मा। देखो, स्टिग्मा का वैसे मतलब कलंक होता है, आजकल इसको बहुत गलत वर्ड में लिया जाता है। स्टिग्मा का मतलब होता है मेरे बारे में किसी पर्सन के दिमाग में ऐसे थॉट्स आ जाएं कि उस पर्सन के माइंड में मेरे लिए मेरी इमेज खराब हो जाए। ठीक है, वो पर्सन मुझे जज करने लगे। ये एक बहुत ही नेगेटिव ओपिनियन होता है। जो किसी भी पर्सन की इमेज को जब हम जज करते हैं तब। ठीक है, स्टिग्मा दो तरह के होते हैं। पहला है डिस्क्रेडिटेड और दूसरा है डिस्क्रेडिटेबल। डिस्क्रेडिटेड स्टिग्मा होता है जो विजिबल होता है, डायरेक्टली विजिबल होता है। ये आप नोट कर लेना कॉपी में, ये आपको डिफरेंस पूछा जा सकता है। और डिस्क्रेडिटेबल होता है जो इनडायरेक्टली विजिबल होता है। या हम ये भी बोल सकते हैं कि जो डिस्क्रेडिटेड है वो हम इमीडिएट जिसको पहचान जाते हैं। इंसान को हमने देखा और इंसान को देखते ही हमें पता चल गया और हमने स्टिग्मा अपने माइंड में बना लिया। फॉर एग्जाम्पल, एक व्हील चेयर पे कोई इंसान है, जैसे मैंने किसी इंसान को व्हील चेयर पे देखा वैसे मैंने एक माइंड में थॉट बना लिया कि ये इंसान अब कोई मेहनत वाला काम नहीं कर सकता या स्पोर्ट्स पर्सन नहीं बन सकता। ठीक है, या कोई ऐसा इंसान, जैसे कि आपने देखा होगा, बहुत ही ये सेंसिटिव बात है कि किसी व्यक्ति के जब फेस पे कुछ एसिडिक डाला जाता है तो उन्हें देखते ही स्टिग्मा बना लेते हैं कि अरे ये तो कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, हमने क्या बनाया, माइंड में स्टिग्मा बनाया। डिस्क्रेडिटेबल स्टिग्मा होते हैं जिनको हम डायरेक्टली नहीं देख सकते। फॉर एग्जाम्पल, कोई इंसान डिप्रेशन में है, ठीक है, हम डायरेक्टली पता नहीं लगा सकते वो डिप्रेशन, वो धीरे धीरे उसके बिहेवियर से हम आइडिया लगा सकते हैं कि वो इंसान डिप्रेशन में है।
इसका एक और एग्जाम्पल हो सकता है कि जो क्रिमिनल होते हैं, जो विक्टिम होते हैं, क्रिमिनल होते हैं, हम डायरेक्टली उनको पता नहीं लगा सकते कि वो एक क्रिमिनल आदमी है या क्रिमिनल औरत है। हम धीरे धीरे जब उनकी हिस्ट्री जानेंगे तब उनके बारे में पता लगाएंगे। ठीक है, तो डिस्क्रेडिटेड स्टिग्मा होता है जो हमें इंसान को देखते ही पता चल जाता है क्योंकि वो डायरेक्टली विजिबल होता है। डिस्क्रेडिटेबल होता है जो डायरेक्टली पता नहीं चलता है, और इन्हीं स्टिग्मा के थ्रू हम माइंड में इमेज बना लेते हैं। जैसे कि कोई इंसान डिप्रेशन में है तो हमने इमेज बना ली, अरे ये तो मेंटली पागल होगा, या इसमें तो दिमाग ही नहीं है, ये क्यों टेंशन लेता है। ठीक है, हमने अपने माइंड में एक नेगेटिव इमेज बना ली है उस पर्सन के लिए। ये था स्टिग्मा का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है फ्रेम एनालिसिस। जब भी हम इंटरेक्ट करते हैं लोगों से तो हम एक फ्रेम के थ्रू इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, वो फ्रेम कैसे डिसाइड करते हैं कि हम क्या सोचते हैं, क्या एक्सपीरियंस करते हैं। ठीक है, फ्रेम एनालिसिस होता है कि कैसे हम लोगों की रियलिटी को इंटरप्रेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी इंसान ने सुसाइड कर लिया, एक जो इंसान है वो डायरेक्टली बोल रहा है कि अरे इसने सुसाइड कर लिया है तो कुछ ना कुछ घर में लड़ाई हुई होगी या बात हुई होगी। ठीक है, ये है हमारा नेचुरल फ्रेमवर्क कि डायरेक्टली जो हमने दिख रहा है वो हमने सोच लिया। एक होता है सोशल फ्रेमवर्क कि सामाजिक ढांचे में रह के हम सोचते हैं चीज़ों को कि अगर इस इंसान ने सुसाइड किया है तो इसके पीछे क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, कि या तो उसे सोशल मीडिया पे ट्रोल किया गया हो, या उसको कोई फैमिली प्रॉब्लम हुई हो, या उसके फ्रेंड सर्कल में कुछ हुआ हो। ठीक है, हम सारे एस्पेक्ट से, सारे सोशल एस्पेक्ट से उन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेम एनालिसिस हमने समझा कि कैसे हम चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है सोशल इंटरेक्शन के क्या कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, ये भी मिसलेनियस कॉन्सेप्ट ही हैं, ये आपको ऐसे डायरेक्टली नहीं पूछे जाते हैं। आपको पूछा जाएगा कि टाई साइंस का कॉन्सेप्ट किसने दिया है, या टाई साइंस क्या होता है, एमसीक्यू में दे दिया, फिल इन द ब्लैंक्स में दे दिया, तो ये आपको याद रखने हैं। देखो, टाई साइंस होते हैं जो हमारे सोशल बॉन्ड को दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी इंसान को किसी के निकनेम से बुला रही हूँ, मैंने उसको कोई निकनेम दिया हुआ है, या मैं किसी के साथ हैंडशेक कर रही हूँ, या मैं अपनी किसी फ्रेंड के साथ हक कर रही हूँ, तो ये सारे जो एक्शंस हैं ये हमें बता रहे हैं कि मेरा और जो मेरे साथ इंटरेक्शन कर रहा है उसका कांटेक्ट कितना अच्छा है, हमारा कनेक्शन कितना अच्छा है। ठीक है, अगर कोई आपके सामने इमोशनल होकर अपनी बातें बता रहा है तो ये ऐसे साइंस हैं जो बता रहे हैं कि आप लोगों का कनेक्शन कितना अच्छा हो सकता है। नेक्स्ट है इन्वॉल्वमेंट शील्ड। देखो, कभी कभी आपने देखा होगा एक्शन दैट मैनेज अटेंशन और इन्वॉल्वमेंट, एग्जाम्पल कवरिंग माउथ व्हाइल यॉर्निंग। एक तो एग्जाम्पल इसका ये है ही कि जमाई लेते हुए मुंह ढकना, कि जब भी हम जमाई लेते हैं तो हम मुंह ढक लेते हैं, या जब भी हम छींकते हैं, खांसते हैं तो हम मुंह ढक लेते हैं। ऐसा क्यों करते हैं हम? क्योंकि हम कहीं ना कहीं अपने इन्वॉल्वमेंट को मैनेज करते हैं कि हमें दूसरे वाले इंसान को इसमें इन्वॉल्व नहीं करना है। दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है कि एक स्टूडेंट अपनी क्लास में चुपचाप बैठ के पढ़ रहा है। ठीक है, कोई उसे परेशान नहीं कर रहा है, ना वो ही किसी को परेशान कर रहा है। ठीक है, मतलब कि इन्वॉल्वमेंट शील्ड, कहीं ना कहीं हम अपने इंटरेक्शन को रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं जिससे सामने वाला आके हमसे बात ना कर सके, सामने वाला हमसे आके इन्वॉल्वमेंट ना कर सके। नेक्स्ट है बॉडीली इडियम्स। बॉडीली इडियम्स कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस होते हैं जो मीनिंग कन्वे करते हैं। ठीक है, ये वर्बल नहीं होते हैं, नॉन वर्बल होते हैं। ठीक है, बॉडीली इडियम्स नॉन वर्बल, जैसे कि हम अपने दोस्तों को किसी भी निकनाम से बुला लेते हैं, मैंने बुलाया था। ठीक है, और किसी को हम हक कर रहे हैं, किसी के साथ हम हैंड शेक कर रहे हैं, इट इज मोर देन लाइक अ टाई साइंस। टाई साइंस में तो वर्बल और नॉन वर्बल दोनों आते हैं। बॉडीली इडियम्स बात करता है नॉन वर्बल की। ठीक है, और फेलिसिटी कंडीशन बात करता है वर्बल की। अगर मुझसे कोई बात करने आया और मैंने किसी की हेल्प की, उसने मुझे थैंक यू बोला, गलती होने पे हम लोग सॉरी बोलते हैं। ठीक है, हम अलग अलग लोगों को अलग अलग नाम से बुलाते हैं, वो हो गया वर्बल। और बॉडीली इडियम्स हो गया, मैं बात कर रही हूँ, अपने जेस्चर का यूज कर रही हूँ। ठीक है, मैं अलग अलग सीरियसली क्या कहते हैं, सीरियस जब मैं बात करती हूँ तो मेरा टोन ऊपर हो जाता है। ठीक है, ये सब क्या है, ये मैं चीज़ों का यूज कर रही हूँ जिससे आपको ये चीज़ें समझ आ सके। ठीक है, तो बॉडीली इडियम्स तो नॉन वर्बल
इंटरेक्शन नॉन वर्बल टूल्स की बात करती है जो हम कम्युनिकेशंस के लिए यूज करते हैं, जैसे जेस्चर्स हो गया, या क्या कहते हैं हमने ऐसे ही किसी को आई कांटेक्ट कर दिया, आंखों से ही हाय हेलो बोल दिया। बट फेलिसिटी कंडीशन बात करता है कि हम बॉडीली जेस्चर्स की बात करते हैं, हम बोल के बात करते हैं, लाइक थैंक यू बोलना, सॉरी बोलना। तो वही संबंध संकेत हो गया, सामाजिक संबंधों के संकेत जैसे शारीरिक संपर्क, हैंड, गले मिलना, हैंडशेक। और ये हो गया सहभागिता अवरोध, कि हम ऐसे कार्य जो ध्यान या सहभागिता को नियंत्रित करते हैं, कि हम अपने इंटरेक्शन को रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि दूसरा व्यक्ति हमसे आगे इन्वॉल्व ना कर सके। शारीरिक और उचित संचार स्थितियां, शारीरिक होता है कि हम हाव भाव एक्सप्रेशंस के थ्रू हम लोगों से बात करते हैं, हम जेस्चर्स के थ्रू लोगों से बात करते हैं, ठीक है। और ये होता है मौखिक, कि मैं आपको बोल के अपनी चीज समझा रही हूँ, ये क्या कर रही हूँ मैं, फेलिसिटी कंडीशन का यूज कर रही हूँ। ये सारी जो बुक्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं आपको बताती हूँ जो ड्रामाटर्जी का कॉन्सेप्ट है, ये इंपॉर्टेंट है। आजकल ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा बन रहे हैं नेट में जहां पे वो पूछता है कि पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पर्टिकुलर थिंकर ने कौन सी पर्टिकुलर बुक में दिया है। तो हाँ, टोटल इंस्टीट्यूशंस का कॉन्सेप्ट तो दिया था असाइलम बुक में, एंड ये आपका दिया था 2 मिनट प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ में दिया था ड्रामाटर्जी, कैसे इंसान अपनी सेल्फ को प्रेजेंट करता है इन एवरीडे लाइफ। इसको आप नोट कर लो मार्क करके, और वो भी नोट कर लेना कि असाइलम वाला जो दिया था टोटल इंस्टीट्यूशन बुक, टोटल इंस्टीट्यूशन वाला कॉन्सेप्ट असाइलम में दिया था। बुक्स है द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ 1956 में स्कॉटलैंड में पब्लिश हुई थी, 1959 में यूएस में। अब 1959 मेनली इसका याद कर लो। दूसरी है असाइलम। असाइलम में बताया कि कैसे जो असाइलम क्या है, असाइलम एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे मेंटली इल लोगों को ट्रीट किया जाता है, कैसे वहाँ पे मेंटल पेशेंट्स को ट्रीट किया जाता है, कैसे वहाँ पे लोग अलग अलग सिचुएशन में रहते हैं, ठीक है। इन सब को समझाया है उन्होंने असाइलम बुक में। नेक्स्ट है एनकाउंटर्स, 2 स्टडीज इन द सोशियोलॉजी ऑफ इंटरेक्शन। यहाँ पे उन्होंने इंटरेक्शंस की सोशियोलॉजी बताई है। नेक्स्ट है स्टिग्मा। स्टिग्मा क्या करता है, पूरी की पूरी आइडेंटिटी को स्पॉइल कर देता है। आपने किसी व्यक्ति के बारे में सोचा, मान लो कि एक पर्सन है, वो बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स खेलता है, वो व्हील चेयर पे है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स खेलता है, वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, बहुत ज़्यादा पढ़ाई में, बट हमने ये सोच के कि ये कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि ये व्हील चेयर पे है, हमने उसकी आइडेंटिटी को स्पॉइल कर दिया, हमने उसके बारे में पूरी की पूरी इमेज ही खराब कर दी जो रियलिटी में है। बिहेवियर इन पब्लिक प्लेसेस, इसमें बताया है कि कैसे जब हम अलग अलग गैदरिंग्स में जाते हैं तो हमारा जो बिहेवियर है उसके बेसिस पे चेंज होता है। इंटरेक्शन रिचुअल्स बताता है कैसे हमारे बिहेवियर अलग अलग होते हैं। रिलेशंस इन पब्लिक बताता है कि लोगों के साथ हमारे रिलेशंस कैसे होते हैं। फ्रेम एनालिसिस बताता है कि जब हम लोगों के बारे में सोचते हैं तो हम किस पर्सपेक्टिव से सोचते हैं, हम लोगों को अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, सिचुएशन को इंटरप्रेट करते हैं। नेक्स्ट है जेंडर एडवर्टाइजमेंट, जिसमें उन्होंने जेंडर की बात की है। एंड फॉर्म्स ऑफ टॉक, की वर्बल कम्युनिकेशन हो गई, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो गई, जेस्चर का हमने यूज कर लिया। इसमें से इंपॉर्टेंट जो बुक्स हैं आपकी जो एग्जाम में रिपीटेडली पूछी गई हैं वो एक ये है असाइलम, एनकाउंटर्स भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, स्टिग्मा भी। देखो आधी बुक्स तो आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट ही पढ़े हैं। कॉन्सेप्ट देखते ही आप समझ जाएंगे कि असाइलम देखते ही आपको पता चल जाएगा। असाइलम पे स्टडी किया है गॉफमैन ने तो इनकी बुक है। प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ भी गॉफमैन की बुक है। स्टिग्मा के बारे में भी गॉफमैन बताते हैं। ये सब इंटरेक्शन रिचुअल ये सब गॉफमैन बताते हैं। तो आपको पर्टिकुलरली बुक्स के बारे में इतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। हमने सब कुछ बहुत ईजी लैंग्वेज में और बहुत ही बेसिक लैंग्वेज में, हिंदी इंग्लिश दोनों में समझाए। कोई भी आपको डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट कौन से थिंकर पे मुझे वीडियो बनानी है वो भी बता सकते हैं। आई होप you have liked this lecture. Thank you so much. Take care. Bye bye.